एक करियर स्ट्राइक ग्रुप एक दिन में उतनी रसद खपा देता है जितनी अधिकांश सेनाएं हफ्ते भर में भी पहुंचा नहीं पाती। 17,000 भोजन, सैकड़ों हजार गैलन जेट ईंधन और साथ ही लगातार पुनः आपूर्ति, मरम्मत और समन्वय, ये सब समुद्र में हजारों मील तक फैला होता है। ये तो सिर्फ एक फॉर्मेशन चालू रखने के लिए है। यही बात ज्यादातर लोग अमेरिका के बारे में नहीं समझते। 5,000 मील खुला समुद्र आपकी ताकत से प्रभावित नहीं होता। हर साम्राज्य जिसने अमेरिका पर दबाव डाला वही सोचता था कि ताकत ही नतीजे तय करती है, लेकिन वे ताकत से भी कहीं पुरानी चीज यानी भूगोल से टकराते हैं। अमेरिका के पास सेना होने से पहले ही एक रक्षा तंत्र था, 2 महासागर, एक आत्मनिर्भर महाद्वीप और ऐसा नक्शा जो नुकसान होने से पहले दबाव सोख लेता था। और 50 सालों से उस प्रणाली को तोड़ने की हर कोशिश नाकाम रही है। राजनेता उससे मोलभाव नहीं कर सकते, वही बुनियादी सीमाएं तय करता है। और यहीं पर मध्य पूर्वी महत्वाकांक्षाएं दीवार से टकरा जाती हैं। यह तेल चोक पॉइंट्स और प्रॉक्सी सेनाओं पर निर्भर करता है। क्षेत्रीय नौसेनाएं सीमित दायरे के लिए बनाई गई हैं। तटीय जल, सकरे, जलडमरू मध्य और छोटी दूरी की भिड़ंतें। इस तरह के माहौल में ये उपकरण घातक हैं, लेकिन मध्य अटलांटिक में ये व्यवहारिक रूप से बेकार हैं। जब जहाज जमीन आधारित हवाई सुरक्षा से बाहर होता है तो वह युद्ध क्षेत्र में नहीं जाता, बल्कि उस क्षेत्र में पहुंचता है जहां अमेरिकी नौसेना को हमेशा अपने ही मैदान की बढ़त हासिल रहती है। 1980 के दशक के टैंकर युद्ध में इस हकीकत की परीक्षा हुई थी, जब क्षेत्रीय ताकतों ने फारस की खाड़ी के समुद्री मार्गों में बारूदी सुरंगें बिछाकर दबाव बढ़ाने की कोशिश की। ये एक वैश्विक बीमा लागत बढ़ाने की कोशिश थी ताकि अमेरिका को पीछे हटने के लिए मजबूर किया जा सके। हालांकि इस संघर्ष के कारण प्रीमियम में बढ़ोतरी और आपूर्ति श्रृंखला में अस्थायी घबराहट जरूर आई, लेकिन हिंसा पूरी तरह से अमेरिकी मुख्य भूमि से 7,000 मील दूर एक सीमित दायरे में ही रही। क्षेत्रीय ताकतों ने अपने इलाके में शिपिंग को परेशान किया, लेकिन उनके पास उस दबाव को अपने इलाके से बाहर तक ले जाने की क्षमता नहीं थी। अमेरिकी सेनाओं ने खाड़ी में यातायात बनाए रखा और आंतरिक क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित रहा। इस संघर्ष ने यह साबित कर दिया, मध्य पूर्वी नौसैनिक शक्ति क्षेत्रीय है। वे खाड़ी को खतरनाक बना सकते हैं, पर अटलांटिक और प्रशांत अछूते हैं। आज सुरक्षा कवच नई तकनीक से और मजबूत हुआ है, जिससे अचानक हमला मुश्किल हो गया है। लेकिन महासागर पार करने वाली सिर्फ ताकत नहीं है। जब फासला 3,000 मील चौड़ा हो तो कोई भी अचानक चौंका देने की गुंजाइश नहीं रहता। महासागर खुद उस दूरी को एक स्थायी रक्षात्मक ढाल में बदल देता है। लेकिन महासागर किले का हिस्सा हैं। असली रक्षा का केंद्र खोजने के लिए आपको और अंदर की ओर देखना होगा। लेकिन जब बात अमेरिका पर हमला करने की आती है तो सबसे स्पष्ट दबाव बिंदु वास्तव में सैन्य नहीं है, बल्कि ऊर्जा है। दुनिया के 5वें हिस्से का तेल एक चोक पॉइंट से गुजरता है, होर्मुज, जलडमरू मध्य। आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा। इसे बंद करना सिर्फ आपूर्ति नहीं रोकता, ये वैश्विक प्रणाली को झटका देता है, लेकिन निशाने पर असर नहीं पड़ता। दुनिया में कीमतें बढ़ती हैं। यूरोप और एशिया जैसे आयात निर्भर देशों पर ज्यादा असर होता है। हालांकि अमेरिका के पास अब एक ऐसी सुरक्षा है जो 20 साल पहले नहीं थी। अमेरिकी रिफाइनरियां और अमेरिकी उत्पादन पूरी तरह से मेल नहीं खाते। वॉशिंगटन ने एक वैश्विक ऊर्जा चक्र बनाया है जिससे वह बाहर निकल सकता है, जबकि उसके प्रतिद्वंदी फंसे रहते हैं। अमेरिका दोनों सिरों पर बैठकर ऐसी कीमतों पर बढ़त पाता है जिसे कोई क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं दोहरा सकता। तेल होने पर आप उसे वैश्विक बाजार में बेच सकते हैं। अब अमेरिका के पास पाइपलाइनें और भंडारण क्षमता है, जिससे वह मध्य पूर्व की आपूर्ति कटने पर भी खुद को चला सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस पैदा करता है, जिसे ठंडा करके तरल बनाकर भेजा जा सकता है। किसी संकट की स्थिति में ये देश को अतिरिक्त ताकत देता है, ऐसे संसाधन जो उसके सहयोगियों के लिए एक बफर के रूप में काम कर सकते हैं। जब अन्य देश बिजली के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब अमेरिका आपूर्ति स्थिर करने को उत्पादन बढ़ा सकता है। इस सिस्टम से अमेरिका के लिए खतरे का सबसे साफ उदाहरण 1973 का ऑयल शॉक है, जब कीमतें रातों रात 3 से $12 हो गई थीं। इसका जवाब था शेल, भंडारण और आपूर्ति श्रृंखला का विविधीकरण। कमजोरी अब बुनियादी ढांचे में आ गई। आज होर्मुज को बंद करने जैसी बाधा भी सप्लाई नहीं रोकती, सिर्फ कीमतें बढ़ाती हैं। अमेरिका को उस क्षेत्र से लगभग 8% तेल मिलता है।
यानी इसका असर अब काफी कम सीधा है। खाड़ी देशों को अपनी ही अर्थव्यवस्था को अमेरिका की तुलना में ज्यादा नुकसान पहुंचने का खतरा है। ये अभी भी दबाव का ऐसा साधन है जो दुनिया को हिला सकता है, लेकिन यह सिस्टम को तोड़ नहीं सकता। अगर तेल सिस्टम टूट नहीं सकता तो अगला कदम इसमें बने रहने की कीमत बढ़ाना है। सीधा टकराव नाकाम हो तो रणनीति बदलती है। मध्य पूर्व में महाशक्ति से लड़ाई के लिए सबसे आम हथियार बड़ी सेना या लंबी दूरी की मिसाइल नहीं, बल्कि अप्रत्यक्ष दबाव और प्रॉक्सी युद्ध है। हिजबुल्लाह, हमास, हूथी, मिलिशिया, छोटे छोटे समूहों को जो क्षेत्रीय सरकारों से अलग हैं, पैसा और हथियार देकर देश एक असमान लड़ाई तैयार करते हैं। इस रणनीति का मकसद एक मजबूत सेना के साथ सीधे युद्ध से बचना है और धीरे धीरे लगातार नुकसान पहुंचाना है। ये समूह जहाज रोक या सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकते हैं। वे अमेरिका को हराने के बजाय थका देने की कोशिश करते हैं। सस्ते ड्रोन, तात्कालिक हमले, लगातार टकराव, ताकि कोई भी संघर्ष महंगा हो जाए। हर बार जब सस्ता ड्रोन अमेरिकी नौसेना के जहाज से दागी गई $10 लाख की मिसाइल से मार गिराया जाता है, तो गणित प्रॉक्सी के हक में होता है। यह रक्षा को एक महंगा संघर्ष बना देता है। वे वहां मौजूद रहने की लागत बढ़ा सकते हैं। 1983 में बेरूत बैरक हमले के दौरान एक स्थानीय समूह ने ट्रक बम का इस्तेमाल करके 241 अमेरिकी सैनिकों को मार डाला था। उन्होंने दिखा दिया कि वे सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर कई लोगों की जान ले सकते हैं। अमेरिका को एक भयानक मानवीय त्रासदी का सामना करना पड़ा और सेना को लेबनान के उस हिस्से से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। अगर आप गौर करें तो उस हमले ने रणनीतिक सीमा उजागर की, जहां छोटे समूह की शक्ति अपनी सीमा पर आकर रुक जाती है। विजय केवल स्थानीय थी। इससे अमेरिकी शक्ति बिखर नहीं गई। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के अपने तटों तक उसका पीछा नहीं कर पाई। इससे अमेरिका ने दुनिया में अपनी ताकत का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा। इस हमले ने दिखाया कि प्रॉक्सी ताकतें किनारों पर चोट कर सकती हैं, मगर मूल को नहीं छू सकती। तब से ये कहानी नहीं बदली। अगर आप क्षेत्र नहीं पहुंच सकते और दबाव बनाए नहीं रख सकते, तो आखिरी विकल्प है खुद सिस्टम को निशाना बनाना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में मजबूत सुरक्षा कवच है, जबकि ज्यादातर बड़ी ताकतें विशेषीकृत हैं और उन्हें तोड़ना आसान है। उन्हें या तो जरूरतें बाहर से खरीदनी पड़ती हैं या अपनी चीजें बेचनी पड़ती हैं ताकि सिस्टम चले। अमेरिकी अर्थव्यवस्था अलग है। यह एक विशाल चक्र की तरह काम करती है जो ज्यादातर खुद को ही पोषित करता है। अगर आज मध्य पूर्व से व्यापार बंद हो जाए तो शेयर बाजार में हलचल मचेगी, लेकिन ये देश की बुनियाद को नष्ट नहीं करेगा। इस ढाल की सबसे बड़ी ताकत ये है कि वैश्विक धन प्रवाह किस तरह जुड़ा हुआ है। क्योंकि अमेरिकी डॉलर एक वैश्विक मुद्रा है, फेडरल रिजर्व और अमेरिकी ट्रेजरी लगभग हर अंतर्देशीय सौदे के केंद्र में होते हैं। अमेरिका को इससे सीमाओं से बाहर डिजिटल पहुंच मिलती है और वह किसी भी समूह या देश की फंडिंग रोक सकता है जो परेशानी पैदा करे। इस डिजिटल सुरक्षा कवच की ताकत 2012 में साफ दिखी थी। अमेरिका और यूरोप के दबाव के बाद स्विफ्ट सिस्टम, जो बैंकों के बीच संवाद के लिए इस्तेमाल होता है, ने कई प्रमुख ईरानी बैंकों को सिस्टम से बाहर कर दिया। न कोई नौसेना, न कोई मिसाइल। यह वैश्विक वित्तीय प्रणाली से एक डिजिटल बहिष्कार था। इसका असर तुरंत और गंभीर था, जिससे ईरान की अंतर्राष्ट्रीय धन भेजने की क्षमता सीमित हुई और उसकी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया। एक ही साल में ईरान के तेल निर्यात लगभग 40% गिर गए, जो दशकों में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। रियाद, अबू धाबी और अन्य खाड़ी देशों के विदेशी बैंकों में खरबों अमेरिकी डॉलर जमा हैं। इन डॉलर से जुड़ा हर लेन देन आखिरकार अमेरिकी वित्तीय ढांचे के जरिए ही पूरा होता है। वॉशिंगटन ने वो पाइपलाइन बनाई है जिससे पैसा बहता है। ये सारे सौदे अमेरिकी क्लियरिंग सिस्टम या चिप्स से होकर गुजरते हैं, जिससे अमेरिका के पास क्षेत्रीय समूहों की फंडिंग में इस्तेमाल होने वाले पैसों को बंद कर देने की ताकत होती है। अगर मध्य पूर्व का कोई देश डॉलर को प्रभावित करता है तो उसकी बचत की कीमत कम हो जाती है। यह एक वित्तीय गतिरोध है जिसमें दोनों पक्षों को नुकसान हो सकता है, लेकिन ट्रिगर अमेरिका के हाथ में है। पैसा एक ताकतवर हथियार है, लेकिन अगर दुश्मन एक क्लिक में खाता बंद कर दे तो ये बेकार है। नवंबर 2026 से स्विफ्ट सिस्टम को सीमा पार भुगतान के लिए
कहीं अधिक विस्तृत और संरचित जानकारी की आवश्यकता होगी। अब छिपे नेटवर्क के लिए नकदी को अमेरिकी वित्त मंत्रालय से बचाकर ले जाना और मुश्किल हो गया है, क्योंकि अमेरिका में दुनिया के सबसे गहरे वित्तीय बाजार हैं। दबाव से सिस्टम टूटता नहीं, उसमें समा जाता है। जब छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर असर पड़ता है तो उनकी मुद्राएं गिर जाती हैं। जब अमेरिका पर असर पड़ता है तो पैसे का प्रवाह बस दूसरी दिशा में चला जाता है और जो लोग पैसे छुपाने की कोशिश कर रहे होते हैं वे उजागर हो जाते हैं। अगर कोई मध्य पूर्वी देश अमेरिकी सरकारी बॉन्ड बड़े पैमाने पर बेचकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाना चाहे तो उसे तरलता के जाल का सामना करना पड़ेगा। बाजार इतना गहरा है कि यहाँ तक कि एक साथ की गई बिकवाली भी उन दूसरे निवेशकों द्वारा सोख ली जाएगी जो सुरक्षा की तलाश में हैं। बेचने वाले के पास बड़ी पूंजी लगाने के कम विकल्प होंगे। व्यवहार में इससे अमेरिका पर व्यापक आर्थिक हमलों को लंबे समय तक जारी रखना बेहद मुश्किल हो जाता है। व्यापार युद्ध या प्रतिबंध से मुनाफा घट सकता है, पर देश की बुनियादी मजबूती नहीं टूटेगी। फिर भी यह सुरक्षा कवच धीरे धीरे दबाव में है। दूसरे देश स्विफ्ट को दरकिनार करने के लिए अपनी खुद की प्रणालियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे डॉलर की ताकत को परख रहे हैं, लेकिन आर्थिक दबाव इस व्यवस्था की सिर्फ एक परत है। मिडवेस्ट के विशाल खेत पूरे देश को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा करते हैं और इतना अधिशेष बचता है कि उसे दुनिया भर में निर्यात किया जा सके। अमेरिकी नदी प्रणाली का विशाल आकार देश की रक्षा में दूसरी दीवार बनाता है। बंदरगाह गायब होने पर भी अंदरूनी इलाका नहीं बिखरता, बस रास्ता बदलता है। मिसिसिपी नदी का एक बार्ज उतना माल ले जाता है जितना 15 हॉपर कार या 60-70 सेमी ट्रक ले सकते हैं। लेकिन असली बात क्षमता नहीं है, बल्कि निरंतरता है। ये आंतरिक जलमार्ग देश को आपूर्ति श्रृंखलाएं बनाए रखने देते हैं, चाहे सभी तटीय बंदरगाह बंद हो। देश का अंदरूनी इलाका वितरण को आंतरिक रास्तों से मोड़ सकता है, जिन्हें विदेशी नौसेना आसानी से रोक नहीं सकती। व्यवधानों को संभाल सकते हैं, जबकि अन्य देशों का व्यापार किनारे रुक जाता है। ये बेहतर बीजों, सिंचाई और औद्योगिक कृषि में दशकों के निवेश से संभव हुआ। महासागर आक्रमण को कठिन बना देते हैं। आंतरिक नदियां परिवहन सस्ता करती हैं और देश अपनी ऊर्जा खुद पैदा करता है तथा जितना उपभोग करता है उससे ज्यादा भोजन उगाता है। वित्तीय रूप से यह वैश्विक पूंजी बाजारों का केंद्र है। मध्य पूर्व में क्षेत्रीय खिलाड़ी विघटन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसी भौगोलिक स्थिति का सामना करना पड़ता है जो संरचनात्मक रूप से बेहद मजबूत है। यह अपने आप में एक किला है, एक महाद्वीप जो बाहरी दबाव के बावजूद काम करता रहने के लिए बना है। लेकिन इतना स्थिर सिस्टम भी दरारें दिखाना शुरू कर सकता है। जैसे जैसे तकनीक बदलती है, दीवारों में दरारें नजर आने लगी हैं। हाइपरसोनिक मिसाइलें इतनी तेज हैं कि महासागर छोटे दिखते हैं। अमेरिका रक्षा सिस्टम मजबूत कर रहा है। रूस ने इन हथियारों का युद्ध में प्रदर्शन किया है और चीन इनका व्यापक परीक्षण कर रहा है। ये मिसाइलें आसमान में पूर्वानुमानित तरीके से नहीं जाती, बल्कि क्षितिज के पास से गुजरती हैं। जो चेतावनी का समय पहले अमेरिका को मिनटों में मिलता था, अब वो सिर्फ कुछ सेकंड्स में सिमट गया है। हाइपरसोनिक हथियार सबसे बड़ा बदलाव नहीं, असली बदलाव सस्ते ड्रोन के झुंड है। अब एक ऑपरेटर सैकड़ों सस्ते ड्रोन तैनात कर सकता है जो पॉइंट डिफेंस सिस्टम्स पर भारी पड़ सकते हैं। इसलिए नहीं कि वे उन्नत हैं, बल्कि क्योंकि उनकी संख्या अधिक है। हॉथी ने 2023 और 2024 में इस अवधारणा के घातक गणित को दिखाया, जब उन्होंने लाल सागर की जहाजरानी पर ड्रोन और मिसाइलों की लहरें छोड़ी। अमेरिकी नौसेना को कुछ $1000 के लक्ष्यों पर लाखों डॉलर के इंटरसेप्टर इस्तेमाल करने पड़े। हर इंटरसेप्ट की लागत उस ड्रोन से अधिक है जिसे वह मार गिराता है। अमेरिका की मिसाइल रक्षा प्रणाली महंगे खतरों के अनुसार बनाई गई थी। ये ऐसी स्थिति के लिए नहीं था जहां सस्ते मोबाइल लॉन्चर रेगिस्तान में छुपकर एक साथ दर्जनों डिवाइस लॉन्च करें। ड्रोन के झुंडों की तकनीक पहले ही फैल रही है, जबकि हाइपरसोनिक्स नहीं। ईरान इन्हें सप्लाई करता है और उत्तर कोरिया इन्हें विकसित कर रहा है। प्रवेश की बाधा इतनी कम है कि गैर राज्य अभिनेता भी इन्हें बड़े पैमाने पर चला रहे हैं। जो एक समय मध्य पूर्व की रणनीति थी, वो अब बहुत तेजी से वैश्विक बनती जा रही है और साइबर हमले उन्हें महासागर रोक नहीं सकते। वे बिना जहाज या विमान के पावर ग्रिड्स को निशाना बना सकते हैं। साइबर समस्या का भौतिक रूप भी है जिसे रोकना और मुश्किल है। अंतर्राष्ट्रीय डेटा, वित्तीय लेन देन, सैन्य संचार और खुफिया जानकारी का 95% हिस्सा समुद्र के नीचे बिछी
फाइबर ऑप्टिक केबल्स के जरिए जाता है। करीब 400 केबल समुद्र की सतह के नीचे फैली हैं। ये अक्सर बिना निगरानी रहती हैं। इनकी सुरक्षा कठिन और काटना आसान है। रूस पहले भी केबल मार्गों के पास पनडुब्बियां तैनात करते पकड़ा गया है। समन्वित केबल कटाई अभियान को अमेरिकी तटों तक जाने की जरूरत नहीं। इसे केवल वे कनेक्शन काटने हैं जो वित्तीय प्रणाली चलाते हैं। डॉलर की ताकत उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर समुद्र तल पर बिना किसी सुरक्षा के पड़ा है। अन्य बड़ी शक्तियों का अमेरिकी डॉलर से दूरी बनाना उस वित्तीय व्यवस्था की परीक्षा है जिसने लंबे समय तक देश की सुरक्षा की है। चीन, रूस और खाड़ी देश ऐसे भुगतान सिस्टम बना रहे हैं जो पूरी तरह से स्विफ्ट को दरकिनार कर दें। सऊदी अरब पहले ही तेल के लिए डॉलर के अलावा अन्य मुद्राओं में भुगतान स्वीकार कर चुका है। डॉलर का प्रभुत्व कभी भी प्रकृति का नियम नहीं था। ये अमेरिकी शक्ति और विकल्पों की अनुपस्थिति का परिणाम था। वे विकल्प अब बनाए जा रहे हैं, धीरे धीरे, सोच समझकर, और इसकी समय सीमा दशकों में मापी जाती है। यही वजह है कि यह सुर्खियों में नहीं आता। ये खतरे एक जैसे नहीं दिखते। कुछ तकनीकी हैं, कुछ भौतिक, लेकिन एक बात समान है। किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए नक्शा पार करना जरूरी नहीं। ऊर्जा समस्या आई तो उसने शेल खोजा। व्यापार समस्या आई तो उसने अपनी आपूर्ति श्रृंखलाएं स्थानांतरित की। ऐसी व्यवस्था सीधे नहीं तोड़ी जा सकती। आप इंतजार करते हैं कि वो कुछ और बन जाए। मध्य पूर्व को उसी दीवार से टकराया जिससे हर विरोधी टकराता है। अमेरिकी ताकत नहीं, अमेरिकी भूगोल, और इस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे फर्क पड़ता है। एक बार फिर धन्यवाद, और मैं आपको अगली बार मैप पैक पर मिलूंगा।